तो सबसे पहले लिखते हैं हम क्या इसका प्रिवेंशन है। ठीक है बेटा, तो ये जो डिजीज है वो कैसे होती है बेटा, इसका जो ट्रांसमिशन है वो कैसे होता है, तो मेनली अनहाइजेनिक कंडीशंस की वजह से ये बैक्टीरिया बॉडी को इन्फेक्ट करता है। ठीक है, देखा होगा बेटा आपने, जो बैगर्स होते हैं उनको जनरली डिजीज होती है क्योंकि वो अनहाइजेनिक कंडीशन में रहते हैं बेटा, हाइजीन में मेंटेन नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो वहां उनके अंदर ये डिजीज आपको देखने को मिलती है। तो सबसे पहले तो है कि मेंटेन हाइजीन। ठीक है, हमें हाइजीन मेंटेन करना चाहिए, साथ ही साथ में प्रॉपर वॉशिंग ऑफ हैंड। ठीक है, साथ ही साथ में बेटा यूज फेस मास्क टू प्रिवेंट फ्रॉम ड्रॉपलेट इन्फेक्शन। ठीक है बेटा, आपको हाइजीन मेंटेन करनी चाहिए, साथ ही साथ में क्या करना चाहिए, बॉडी को इम्यूनाइजेशन कराना चाहिए बॉडी को। ठीक है, एंटीबायोटिक्स का यूज किया जाना चाहिए, हाइजीन मेंटेन करना चाहिए। ठीक है, हाथों को बार बार धोना चाहिए, नहाना चाहिए हमें रेगुलरली, और साथ ही साथ में ड्रॉपलेट्स के थ्रू होता है बेटा, तो फेस मास्क का यूज करना चाहिए ताकि किसी भी इन्फेक्टेड पर्सन के जो ड्रॉपलेट से आपके कांटेक्ट में ना आ सके। ठीक है, तो ये क्या है बेटा, ये है प्रिवेंशन। इसके बाद लिख लेते हैं हम जल्दी से ट्रीटमेंट, पहले इसको नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है बेटा, मेंटेन हाइजीन, प्रॉपर वॉशिंग ऑफ हैंड्स, यूज फेस मास्क एंड साथ ही साथ में इम्यूनाइजेशन। इसके बाद लिख लेते हैं हम कौन कौन सी एंटीबायोटिक्स हैं इसके लिए जो कि यूज की जाती है। ठीक है, तो लिख लेते हैं बेटा हम इसके बाद में ट्रीटमेंट या कंट्रोल, कैसे हम ट्रीटमेंट या फिर कंट्रोल कर सकते हैं। तो बेटा इसके लिए जो फर्स्ट एंटीबायोटिक यूज की जाती है वो है रिफामिसिन। इसके लिए जो फर्स्ट एंटीबायोटिक यूज की जाती है वो है रिफाम्पिसिन, और उसके बाद में बेटा और कौन सी है, क्लोफेजिमिन। ये दोनों ही बेटा एंटीबायोटिक्स है। क्या है, ये दोनों एंटीबायोटिक्स है, ये दोनों है ना। रिफाम्पिसिन भी एक एंटीबायोटिक है और साथ ही साथ क्लोफेजिमिन भी एक एंटीबायोटिक है। तो लेप्रोसी डिजीज आपको बस इतना सा याद रखना है कि इसमें जो फिंगर्स है वो शॉर्ट हो जाती है, नमनेस होती है बॉडी के अंदर, व्हाइट पैचेस देखने को मिलते हैं, है ना, लंप्स बन जाते हैं बॉडी पे। ठीक है, घाव बन जाते हैं बेटा, और उनमें बर्निंग सेंसेशन फील होता है। इसको बोलते हैं हैंसेन डिजीज, क्योंकि ये एक साइंटिस्ट थे हैंसेन जो कि इस डिजीज से रिलेटेड है, उन्होंने इस पे स्टडी की थी। ठीक है, साथ ही साथ में क्या ट्रीटमेंट है, तो एंटीबायोटिक्स का ट्रीटमेंट लिया जाता है बेटा। इसमें एंटीबायोटिक्स जो कि हमें पता है क्या होती हैं, जो कि बैक्टीरियाज में सेल वॉल की मैकेनिज्म को रोकने का काम करती है, तो उसकी वजह से बैक्टीरिया सर्वाइव नहीं कर पाते। तो एंटीबायोटिक्स को एंटी बैक्टीरियल भी बोलते हैं। तो दो यहाँ पर आपको एंटीबायोटिक देखने को मिल रही है जो कि पॉपुलर एंटीबायोटिक है और इस डिजीज के लिए यूज की जाती है, रिफाम्पिसिन और क्लोफेजिमिन। क्लियर बेटा, तो हम ट्रीटमेंट देख लिया, सिम्टम्स देख लिया, है ना, और प्रिवेंशन भी हम डिस्कस कर चुके हैं। तो लेप्रोसी 6 नंबर पे डिजीज थी, इसको भी आप नोट डाउन कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं इसके बाद। ठीक है बेटा, इसके बाद डिस्कस करते हैं हम नेक्स्ट डिजीज को। वेट,
ठीक है बेटा। नेक्स्ट डिजीज जो है वो है रेबीज, ठीक है। नेक्स्ट जो डिजीज है वो कौन सी है बेटा? रेबीज, ठीक है। तो रेबीज कैसी डिजीज है? रेबीज का पैथोजन कैसा है? ठीक है, तो है बेटा एक वायरस जिसको जनरली बोल देते हैं हम रेबीज वायरस, जो कि रैबिडो फैमिली का वायरस है, या फिर इसका नाम है लाइसा वायरस, ठीक है। ठीक है बेटा, क्या नाम है? लाइसा वायरस। इसके बाद में हम देखते हैं बेटा ट्रांसमिशन कैसे होता है इसका। इस जो डिजीज है रेबीज, इसका ट्रांसमिशन कैसे होता है? तो लिख सकते हैं बेटा थ्रू दी बाइट ऑफ रैबिड एनिमल्स, ठीक है। जो रैबिड एनिमल्स होते हैं उनकी बाइट के थ्रू ये किसी भी एक नॉर्मल पर्सन के अंदर ये वायरस जो है वो मूव कर सकता है बेटा। तो रैबिडो फैमिली का एक वायरस है जिसको बोलते हैं जनरली रेबीज वायरस, और कभी कभार आपको नाम भी दिखाई दे सकता है तो लाइसा वायरस, ठीक है। ट्रांसमिशन इसका होता है बेटा किसी भी रैबिड एनिमल्स के बाइट के थ्रू जिससे रेबीज हो रखा है। अब आप रेबीज जो रैबिड एनिमल्स है इनकी पहचान कैसे कर सकते हैं बेटा? कैसे आप रिकॉग्नाइज कर सकते हैं रैबिड एनिमल्स को? तो जितने भी रैबिड एनिमल्स होते हैं उनमें बेटा ज्यादा से ज्यादा ओवर सलाइवेशन देखने को मिलता है। सलाइवा ज्यादा से ज्यादा अमाउंट में बॉडी से रिलीज होती हुई दिखती है, माउथ से रिलीज होती हुई दिखती है। देखा होगा बेटा आपने, काफी सारे जो डॉग्स है, वुल्फ्स है, ठीक है, कैट है, मंकी है, तो फॉक्स है, ठीक है, जैकल है, तो इन सब के बाइट से ये जो वायरस है आपकी बॉडी के अंदर एंटर हो सकता है, आपको इन्फेक्टेड कर सकता है, ठीक है। तो बाइट के थ्रू ये हमारी बॉडी के अंदर एंटर करता है, ठीक है। पैथोजन का नाम लिख लिया हमने और साथ ही साथ ट्रांसमिशन लिख लिया है। इसके बाद फटाफट इसको नोट डाउन कर लीजिए। हम लिखते हैं इसके बाद सिम्टम्स, प्रिवेंशन और ट्रीटमेंट। ठीक है बेटा, रफ कर रहा हूं इसको। सिम्टम्स लिखते हैं जल्दी से। ये लास्ट आज का पार्ट करते हैं, लास्ट डिजीज देखते हैं, फिर इसके बाद में नेक्स्ट क्लास से डिस्कस करेंगे, ठीक है। सिम्टम्स क्या क्या है इसके? सिम्टम्स क्या है बेटा? तो बेटा रेबीज को बोलते हैं हम हाइड्रोफोबिक डिजीज, ठीक है। रेबीज को क्या बोलते हैं हम? हाइड्रोफोबिक डिजीज। हाइड्रो का मतलब होता है बेटा वाटर, और फोबिया मतलब होता है फियर, ठीक है। मतलब ये जो रेबीज डिजीज है इसके अंदर पेशेंट को वाटर का फियर होता है। क्यों होता है वाटर का फियर? क्योंकि यहां पर पेनफुल कॉन्ट्रैक्शन इन दी muscles of throat and chest, ठीक है। या फिर बोल सकते हैं हम चॉकिंग फीलिंग होती है बेटा, ठीक है। हम जो है फूड को निगल नहीं पाते, अंदर नहीं ले पाते, जिसकी वजह से यहाँ पे चॉकिंग जैसी फीलिंग होती है, क्योंकि आपकी जो नेक वाली मसल है बेटा, जो थ्रॉट की मसल है और साथ ही साथ चेस्ट की मसल, उसमें पेनफुल कॉन्ट्रैक्शन होते हैं, स्पाम्स जनरेट होते हैं बेटा, और उन्हीं स्पाम्स की वजह से आप फूड को या फिर पानी को निगल नहीं पाते, स्वॉलोइंग नहीं कर सकते उनकी, जिसकी वजह से इस डिजीज को बोलते हैं हाइड्रोफोबिक डिजीज। और काफी पेन होता है बेटा पानी पीने में या फिर फूड की कंजप्शन में, तो इसीलिए जो पेशेंट है वो पानी से डरता है, ठीक है। तो चॉकिंग फीलिंग, पेनफुल कॉन्ट्रैक्शन, साथ ही साथ में
हाई फीवर जैसी भी कंडीशन हमें देखने को मिलती है। ठीक है, हेडेक भी होता है बेटा, है ना, वॉमिटिंग के चांसेस भी हो सकते हैं। ठीक है, और कभी कभी हेलुसिनेशन जैसी कंडीशन भी हमें देखने को मिलती है। तो ये है रैबीज डिजीज, जिसे बोलते हैं हम हाइड्रोफोबिक डिजीज। हाइड्रोफोबिया का मतलब बताया मैंने आपको बेटा कि इसमें जो पेशेंट है वो पानी से डरता है। क्यों डरता है बेटा? क्योंकि जब भी पानी पीते हैं या फिर खाना खाते हैं तो हमारे नेक की मसल्स और जो बेटा चेस्ट है उसकी मसल्स में स्पाम्स जनरेट होते हैं। ठीक है, स्पाम्स की वजह से, कॉन्ट्रैक्शन की वजह से पेन काफी ज्यादा होता है और पेशेंट जो है वो पानी से या फिर खाना खाने से डरता है। तो इसकी वजह से बेटा जो है पेशेंट की डेथ भी हो सकती है। चॉकिंग फीलिंग होती है बेटा इसमें, साथ ही साथ हाई फीवर ऐसी कंडीशन देखने को मिलती है। हेडेक, नोजिया और वॉमिटिंग जैसे भी सिम्टम्स यहाँ पे देखने को हमें मिलते हैं। नोट डाउन कर लीजिए इसको। ठीक है बेटा, स्कोर ऑफ कर रहा हूं मैं। इसके बाद लिख लेते हैं हम जल्दी से इसके क्या प्रिवेंशन है। आपको समझ में आ ही गया होगा बेटा वैसे प्रिवेंशन, क्या प्रिवेंशन कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो अवॉइड कॉन्टैक्ट फ्रॉम स्ट्रे डॉग्स, है ना, या फिर जितने भी स्ट्रे एनिमल्स हैं उनसे हम कांटेक्ट को अवॉइड कर सकते हैं। ठीक है, साथ ही साथ में अगर आपको किसी रैबिड एनिमल्स ने बाइट कर लिया है तो आप जो वुंड है उसको क्लीन कर सकते हैं, जो घाव है उसको क्लीन कर सकते हैं। ठीक है बेटा, प्रॉपर वैक्सीनेशन ऑफ पेट एनिमल्स, जो पेट एनिमल्स है उनका प्रॉपर वैक्सीनेशन कर सकते हैं बेटा। ठीक है, जितने भी ऐसे डॉग्स हैं, ऐसे एनिमल्स हैं, मैड एनिमल्स होते हैं बेटा, जितने भी रैबिड एनिमल्स हैं उनसे आप कांटेक्ट को अवॉइड कर सकते हैं। और साथ ही साथ अगर आपको काट लिया है, बाइट कर लिया है बेटा, तो आप घाव को साफ कर सकते हैं। बहुत सारे एंटीसेप्टिक आते हैं, उनका यूज कर सकते हैं, जैसे डेटॉल है, सेवलॉन है, मार्केट में बहुत सारे अवेलेबल है, तो उनका यूज आप कर सकते हैं। तो ये कुछ प्रिवेंशनल मेजरमेंट है बेटा जिसको हमने देखा है। इसके बाद हम ट्रीटमेंट डिस्कस करते हैं, पहले आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है बेटा, रफ कर रहा हूं इसको। ट्रीटमेंट लिख लेते हैं जल्दी से हम, क्या ट्रीटमेंट है। ट्रीटमेंट क्या है बेटा? सबसे पहले हम एंटीबायोटिक का यूज कर सकते हैं, जैसे रिफाम्पिसिन, है ना, एंटीबायोटिक है जिसका यूज भी हम कर सकते हैं। साथ ही साथ में एंटी रैबीज
वैक्सीनेशन ले सकते हैं बेटा, है ना। रैबीज के इंजेक्शन होते हैं, पहले काफी ज्यादा इसके इंजेक्शंस दिए जाते थे, वैक्सीनेशन दिए जाते थे बेटा, 14 वैक्सीनेशन होते थे। अब जो वैक्सीन है वो कितनी होती है बेटा, वो होती है बेटा फॉर 5 डेज के लिए। और ये जो वैक्सीन है वो डिफरेंट टाइम ड्यूरेशन, डिफरेंट टाइम इंटरवल में ली जाती है। जैसे ठीक है, अलग अलग टाइम इंटरवल में ली जाती है। जैसे फर्स्ट डे, उसके बाद में थर्ड डे, फिर 7th डे, फिर 14th डे, और उसके बाद में 13th डे को ये ली जाती है। ठीक है, तो इस तरीके से ये वैक्सीनेशन किया जाता है। पहला वैक्सीनेशन, उसके बाद में तीसरे दिन, 7वें दिन, 14 दिन, फिर 30वें दिन जो है इसका ट्रीटमेंट में जो वैक्सीन ली जाती है। तो मतलब 5 डेज का इसकी वैक्सीनेशन है, पहले 14 दिन के लिए होती थी, अब अलग अलग टाइम इंटरवल में ये दी जाती है। तो एंटीबायोटिक का यूज करते हैं, साथ ही साथ में ज्यादा क्रिटिकल कंडीशन है तो बेटा उस कंडीशन में वैक्सीन दी जानी चाहिए। ठीक है, एक नेक्स्ट डिजीज डिस्कस करेंगे बेटा, एड्स। और एड्स किससे होती है, तो एड्स भी वायरस के थ्रू होती है। सबसे पहले इंपॉर्टेंट है एड्स की फुल फॉर्म। तो एड्स की फुल फॉर्म क्या है, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। ठीक है, कैसी डिजीज है ये, एक सिंड्रोमिक डिजीज है, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, सिंड्रोमिक डिजीज है ये। ठीक है, अब बेटा सिंड्रोमिक डिजीज का मतलब क्या आता है ना। सिंड्रोमिक डिजीज का मतलब क्या है, क्यों लिखा है यहाँ पे एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। सिंड्रोमिक डिजीज का मतलब होता है ग्रुप ऑफ सिम्टम्स। यहाँ पर हमें जितने भी एड्स डिजीज है, एड्स में काफी सारे सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, हमें बहुत सारी डिजीज का कलेक्शन है, ये ग्रुप है, और इसी को बोलते हैं हम एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। तो यहाँ पर काफी सारी डिजीज और देखने को मिलती है, हमें काफी सारी डिजीज जैसे सिम्टम देखने को मिलते हैं, और इन्हीं सिम्टम के थ्रू हमारा इम्यून सिस्टम वीक हो जाता है। ठीक है, हमारी बॉडी की जो WBC सेल्स हैं, जो T हेल्पर, T4 हेल्पर सेल्स होती है बेटा, उन सेल्स को ये वायरस क्या कर देता है, डैमेज कर देता है, उनके नंबर को कम कर देता है। अब जैसे ही T4 हेल्पर सेल्स की बाउंड्री जैसे ही ब्रेक होती है बेटा, वैसे ही ये वायरसेस हमारी बॉडी के अंदर मूव करते हैं, हमारे लिम्फेटिक सिस्टम के थ्रू पूरे बॉडी के अंदर सर्कुलेट हो जाते हैं। ठीक है, तो इसका जो वायरस है, वायरस का नाम है बेटा, इसका जो वायरस है कैसे ट्रांसमिट होती है, वायरस के थ्रू। वायरस का नाम है HIV वायरस, है ना। 1 मिनट, इस तरीके से लिखते हैं, पैथोजन, क्या नाम पैथोजन का, तो HIV वायरस। अब HIV वायरस का नाम क्या है बेटा, तो HIV वायरस का नाम है ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। ठीक है, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, मतलब ये जो वायरस होता है बेटा, ये ऐसा वायरस है जो कि ह्यूमंस के अंदर इम्यून सिस्टम को वीक कर देता है। कैसा वायरस है बेटा, जो कि ह्यूमंस के अंदर इम्यून सिस्टम को वीक बना देता है, और वीक बनाने से ही क्या होता है, हमारा इम्यून सिस्टम वीक होता है तो हम कोई सी भी नॉर्मल डिजीज से भी बहुत ज्यादा जो है इन्फेक्टेड हो सकते हैं, हमें हार्म पहुंच सकता है। ठीक है, तो एड्स डिजीज में पता चल गया बेटा किस टाइप की डिजीज है, तो ये एक वायरल डिजीज है, आपको पता होना चाहिए। एड्स की फुल फॉर्म क्या है, तो ये जरूरी है ना। पैथोजन का नाम क्या है, जरूरी है। ठीक है, फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए, नोट डाउन कर लीजिए।
ठीक है बेटा। तो ये हमें ये पता चल गया कि ये वायरल डिजीज है एक। इसके आगे लिखते हैं हम HIV वायरस अटैक्स WBC और लिम्फोसाइट्स। ठीक है, जो HIV वायरस है वो किस पर अटैक करती है? WBC, जो कि लिम्फोसाइट जो है बेटा WBC का टाइप ही है। और कौन सी? तो T4 हेल्पर सेल। ठीक है, T4 हेल्पर सेल ये हमें वायरल इन्फेक्शन से बचाती है बेटा, T4 हेल्पर सेल्स। और इन्हीं सेल्स को ये डैमेज कर देता है ना, उनके नंबर को डिक्रीज कर देता है। ठीक है, तो इसकी वजह से हमारी बॉडी जो है इस वायरस को रिकॉग्नाइज नहीं कर पाती है। हम देख लेते हैं बेटा कि कैसे इसका ट्रांसमिशन होता है, कैसे इस एड्स डिजीज का ट्रांसमिशन होता है बेटा। तो लिख सकते हैं इसमें हम कुछ पॉइंट। थ्रू अनप्रोटेक्टेड सेक्स। ठीक है, अनप्रोटेक्टेड सेक्स के थ्रू भी ये ट्रांसमिट हो सकता है। कंटैमिनेटेड सर्जिकल आइटम्स के थ्रू हो सकता है ना, जितने भी कंटैमिनेटेड सर्जिकल आइटम्स हैं, जैसे निडल से बेटा उनके थ्रू हो सकता है, ब्लेड से उनके थ्रू हो सकता है, सीजर है उनके थ्रू हो सकता है। ठीक है, तो अनप्रोटेक्टेड सेक्स के थ्रू, कंटैमिनेटेड सर्जिकल आइटम के थ्रू, या फिर प्रेग्नेंट मदर टू देयर चाइल्ड। ठीक है, जो एक प्रेग्नेंट मदर है उससे उसके चाइल्ड में भी ये जो वायरस है वो मूव कर सकता है। ठीक है, प्लेसेंटा के थ्रू ये पास हो सकता है। ठीक है, तो ये कुछ ट्रांसमिशन देखे बेटा हमने थ्रू अनप्रोटेक्टेड सेक्स। अगर अनप्रोटेक्टेड सेक्स करते हैं तो भी ये जो है वायरस किसी इन्फेक्टेड पर्सन से एक हेल्दी पर्सन में मूव कर सकता है। ठीक है, कंटैमिनेटेड सर्जिकल आइटम्स, जो भी सर्जिकल आइटम्स यूज किए जाते हैं किसी इन्फेक्टेड पर्सन पे, उनको किसी हेल्दी पर्सन पे बिना स्टरलाइज किए हुए अगर यूज करते हैं तो भी ये डिजीज आगे पास हो सकती है। या फिर किसी प्रेग्नेंट मदर से उसके बेबी में या फिर उसके चाइल्ड में भी ये डिजीज ट्रांसमिट हो सकती है। ठीक है, तो उसको भी नोट डाउन कर लीजिए। अच्छा, एक और लिख लेते हैं बेटा हम नीचे, यहाँ पर आपको दिख जाएगा 1 मिनट। ठीक है, यहाँ पर हम एक और पॉइंट लिख लेते हैं, दिख जाएगा आपको। ठीक है, तो ड्यूरिंग ब्लड ट्रांसफ्यूजन, ब्लड ट्रांसफ्यूजन के टाइम भी ये पास हो सकता है। ठीक है, दिख जाएगा आपको एक नीचे और पॉइंट लिखा है बेटा मैंने, ड्यूरिंग ब्लड ट्रांसफ्यूजन। जब हम किसी एक हेल्दी पर्सन को ब्लड देते हैं बेटा तो उससे पहले ब्लड टेस्टिंग की जानी चाहिए। अदरवाइज किसी इन्फेक्टेड पर्सन से अगर ब्लड को किसी हेल्दी पर्सन में दिया गया, ट्रांसफ्यूज कराया गया, तो भी ये डिजीज आगे पास हो सकती है। तो इसका ध्यान रखना चाहिए कैसे कैसे ये ट्रांसमिट हो सकता है बेटा। ठीक है, अगर कोई भी सर्जिकल आइटम्स हैं किसी इन्फेक्टेड पर्सन पे यूज़ किए गए या किसी पर्सन पे यूज़ किए गए, हमें पता नहीं होता है बेटा कि कौन सा पर्सन इन्फेक्टेड है कौन सा नहीं,
तो जब भी कोई सर्जिकल आइटम यूज कर रहे हैं तो उसको सबसे पहले या तो अगर डिस्पोजेबल है वो सर्जिकल आइटम तो डिस्पोज करना चाहिए, अदरवाइज जो है उसको स्टरलाइज करना चाहिए, ठीक है, डीकंटामिनेट करना चाहिए उसको, ठीक है। अनप्रोटेक्टेड सेक्स के थ्रू भी ये जो है आगे ट्रांसमिट हो सकता है किसी एक हेल्दी पर्सन में, तो यहाँ पर भी हम ध्यान रख सकते हैं, ठीक है, कॉन्डोम्स का यूज किया जाना चाहिए। इसके अलावा जो प्रेग्नेंट मदर है उससे उसके बेबी में ट्रांसमिट हो सकती है या फिर उसके चाइल्ड में ट्रांसमिट हो सकती है, या फिर ब्लड ट्रांसफ्यूजन के थ्रू भी ये एक पर्सन से दूसरे पर्सन में मूव कर सकते हैं इसके वायरस। तो हमें ये ध्यान रखना चाहिए कैसे ये ट्रांसमिट हो सकते हैं। और मेनली इस डिजीज के अंदर हमारे जो WBC सेल्स हैं जो कि हमारे शोल्डर है बॉडी की, वो अफेक्ट होती हैं, उनके नंबर कम हो जाते हैं और जिसकी वजह से हमें ये डिजीज होती है। काफ़ी सारे सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, काफ़ी सारे डिजीज के सिम्टम्स देखने को मिलते हैं हमें इस एड्स में, तो इसीलिए इसको बोलते हैं सिंड्रोमिक डिजीज, ठीक है। ग्रुप ऑफ सिम्टम्स या ग्रुप ऑफ डिजीज देखने को मिलती है हमें इस एड्स में, ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, आगे लिखते हैं बेटा हम। ठीक है, आगे लिखते हैं हम कैसे इस डिजीज को प्रिवेंशन से पहले लिखते हैं बेटा हम सिम्टम्स, प्रिवेंशन से पहले लिखते हैं बेटा हम सिम्टम्स, पहले सिम्टम्स लिखते हैं उसके बाद में लिखेंगे प्रिवेंशन, ठीक है। सिम्टम्स क्या है बेटा इसका, तो सिम्टम्स क्या क्या देखने को मिलते हैं इसमें, जैसे वेट लॉस, ठीक है, मेमोरी लॉस, ठीक है बेटा, मेमोरी लॉस भी होता है इसमें, ब्रेन जो है वो डैमेज होता है, मेमोरी लॉस भी होता है इसके अंदर, स्वेटिंग, रेगुलर फीवर, ठीक है, बॉडी वीकनेस, क्लियर, और साथ ही साथ स्वलन लिम्फ नोड्स, ठीक है बेटा। तो ये सारे हमें कुछ सिम्टम्स देखने को मिलते हैं एड्स डिजीज के अंदर। क्या क्या सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, तो बॉडी वीकनेस देखने को मिलती है बेटा, ठीक है, साथ ही साथ में वेट लॉस होता है, हमारे बॉडी का जो पार्ट है ब्रेन वो बहुत ज़्यादा इन्फेक्टेड होता है, ब्रेन की नर्व्स यहाँ पे अफेक्टेड होती हैं, साथ ही साथ में मेमोरी लॉस क्योंकि ब्रेन वाला पार्ट अफेक्ट होता है, और स्वेटिंग, रेगुलर फीवर और स्वलन लिम्फ नोड, ठीक है बेटा, जहां पे लिम्फोसाइट सेल प्रेजेंट होती है। लिम्फ नोड जो होते हैं बेटा वो क्या करते हैं, लिम्फ को बनाने का काम करते हैं, लिम्फोसाइट सेल को रिलीज करने का काम करते हैं, ठीक है, बनाने का काम करते हैं। तो ये लिम्फ वाला जो लिम्फ नोड्स वाला पार्ट जो है, जितने भी लिम्फेटिक ऑर्गन्स हैं वो अफेक्टेड होते हैं, वो स्वेल हो जाते हैं इस डिजीज के अंदर। तो ये कुछ सारे सिम्टम्स हैं, इनको भी आप नोट डाउन कर लीजिए।